हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समीर श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आज एक और बढ़िया और ताबड़तोड़ लेक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़ रिवीजन कर रहे हैं और बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। आपका आने वाला एग्जाम है अभी एसएससी सीजीएल और ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है जिसमें हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पर जो बच्चे आगे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसी कोर्स को अपने अन्य एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो। जैसे सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, आपका स्टेनो का पेपर हो गया, DSSS, बीएफ, कैट, सीडीएस, सीपीएफ, जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे सब के लिए ये कोर्स आपके बेनिफिशियल रहने वाला है। पिछली कुछ क्लासेस मैंने स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करे हैं। वो सारे लेक्चर्स का लिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज बाय समीर सर। अब जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर पे अगर आए हो और इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हो, बहुत ही सही जगह पे आए हो। अगर आपको बढ़िया रिवीजन करना है अपना जनरल अवेयरनेस का तो इसको एंड तक जरूर देखना और उसके बाद एनालिसिस करना कि आपका ये क्लास कैसी रही। बाकी फैकल्टी के बारे में मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा और ये क्लासेस कैसे हैं, क्या आती हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वेरी गुड, जो पहली बार जुड़े हैं उनको मैं जरूर बता दूंगा। अब क्या होगा आपके पास ना, बैक टू बैक मैं आपको क्वेश्चंस फ्लैश करूंगा, पॉज करके एक बार खुद सॉल्व करना और उसके बाद में जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसी क्वेश्चन से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछे हुए हैं। चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का हो, आपके सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे कंपाइल करके क्वेश्चंस लिए हैं। अब हर क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस इस तरीके से करेंगे कि एक क्वेश्चन के थ्रू आप 10 से 12 क्वेश्चन अपने साथ लेके जाओगे, इस बात की पक्की गारंटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, छोटे छोटे अपने नोट्स बना लेना। इस क्लास को एक दो बार देखोगे या फिर आप इसको स्पीड स्लो लगती है तेज करके देख लेना, तेज लगती है स्लो करके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। लावनी इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है। अब हमारे देश में एक है साहित्य नाटक अकेडमी, उसने जो है वो एक इंपॉर्टेंट गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बोल रखा है हमारे देश के 9 तो हैं क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम और इसके अलावा मणिपुरी, ओडिसी, छाऊ भी है। तो ये जो सारे डांसेस है ये तो हो गए क्लासिकल डांसेस। सतरिया भी है एक असम की। तो और उसके अलावा हर स्टेट के अपने अपने कुछ फोक डांसेस भी होते हैं और आपके पेपर में जरूर सवाल बन के आते हैं फोक डांसेस से। तो यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह के और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां मैं लिखता हूं आपके लिए सबसे पहले कर्नाटका के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं, वो आपको याद करना है। कर्नाटका का एक डांस है यक्षगान, जो बार बार रिपीटेड मोड पे आपसे एग्जाम में बनता है। यक्षगान, ठीक है, यक्षगान जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक आपको याद रखना है सुग्गी डांस। तो ये सुग्गी भी वहां का एक फोक डांस है। ठीक है, एक है करजा, करजा, ठीक है, कर्नाटका का डांस है करजा। ठीक है, करजा डांस हो गया, सुग्गी हो गया, यक्षगान हो गया और कुनिता, कुनिता भी, क्योंकि वहां के लोकल डांसेस हैं तो इनके नाम भी थोड़े याद करने कई बार मुश्किल हो जाते हैं। पर इस बात में आप रेस्ट एश्योर्ड रहना, जो बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये सारी चीजें पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती है। चले, अब एक और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, गुजरात। तो गुजरात के यहां पर मैं आपके लिए डांसेस लिख रहा हूं। चलिए गुजरात के डांसेस लिखते हैं। गुजरात के तो काफी फेमस है, गरबा, गरबा हो गया। एक आप लिख लीजिए डांडिया हो गया, गरबा, डांडिया। और एक आपको याद रखना है भवई, भवई। एक टिप्पणी, टिप्पणी ऐसे करके है ये डांस, स्पेलिंग यही है, अब पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते हैं पर यही है वो डांसेस। डांसेस तो देखिए बहुत सारे हैं पर मैं आपको वही लिखवा रहा हूं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, गुजरात से 4 बता दिए, कर्नाटका से 4 बता दिए। चलिए अब महाराष्ट्र की बात कर ले तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी उसी में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो मैं यहां बना देता हूं आपके लिए महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र के डांसेस में तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी महाराष्ट्री है, तो लावनी डांस वहां का है। लावनी के साथ साथ एक आपको ध्यान रखना है, लावनी एक बार लिख लीजिए, लावनी। तमाशा, तमाशा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा वहां का एक बड़ा फेमस जो है फोक डांस है। एक आपको याद रखना है पावरी नाच,
पावरी नाच, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, पावरी नाच हो गया, और एक होता है डिंडी। डिंडी ऐसे कला भी बोलते हैं, डिंडी या काला, ठीक है। ये जो है ये 4 डांसेस आपको महाराष्ट्र से याद कर लेने, ठीक है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं, 4 4 4 मैंने आपको बता दी, इसको बॉक्स में कर देते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, ये हो गए 4 इसके हो गए और 4 डांसेस इसके हो गए। अब रह गया है गोवा, तो गोवा के भी जरूर हम एक बार लिख लेते हैं, जब सबके लिखे हैं तो गोवा के भी लिख लेते हैं। गोवा के मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, गोवा के डांसेस। चलिए, गोवा से एक आपको याद रखना है फुगादी, फुगाडी। एक आप याद रखेंगे मंडो डांस, मंडो, कोली और ढांगर, ढांगर। ये डांसेस हो गए आपके गोवा से। तो कुल मिला के क्वेश्चन से मैंने आपको 16 क्वेश्चंस बता दिए। ये 16 डिफरेंट फॉर्म्स में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपका जितना टाइम यहां पे इन्वेस्ट होगा वो एक एक टाइम, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये 4 स्टेट्स के डांसेस हैं। मानता हूं नाम थोड़े से ऐसे हैं कि याद करने में एक बार में दिक्कत होगी, पर मेरा कहना यही है, स्टैटिक जीके में एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा है। सबसे बढ़िया इसका इलाज ये है कि वो पढ़ो जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कम डाटा याद करना पड़ेगा, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। दूसरी की है कि आपको रिपीट करना है बार बार, तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मेरे रिपीट हो जाते हैं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें एकदम ताजा रहें। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लेते हो, मैंने पहले पॉलिटी भी कराया, हिस्ट्री भी कराया, वो सब कुछ इस प्लेलिस्ट में है, और स्टैटिक जीके कई सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो आप वहां से देखो और आने वाले टाइम पे भी कवर करो तो हो जाएगा यार। चलिए, अब वो तो काफी रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट? भारत के किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया है? अब इस टाइप के क्वेश्चन जो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसका सबसे लॉन्गेस्ट टर्म था, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जिसने कभी पार्लियामेंट फेस नहीं करी, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से आया था, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं एग्जामिनर पूछता है। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हम सारे उन क्वेश्चंस को टारगेट कर लेंगे। तो हर प्राइम मिनिस्टर से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं। शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? एक तो ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, सबको पता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका टेन्योर जो था वो 16 साल, लगभग 17 साल होने वाला था। 1947 में प्रधानमंत्री बने और ये रहे 1964 तक, फिर इनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16 साल का इनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था, सबसे लंबा टेन्योर जवाहरलाल नेहरू का था। अगर ऐसे पूछ ले तो जेएल नेहरू आपको याद रहेगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री कौन से हैं? अच्छा, जब जवाहरलाल नेहरू की मौत हुई तो सबसे पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने? एक्टिंग बोले तो जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं देखे जाते, चुने जाते, तब तक उस किसी एक व्यक्ति को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो वो कौन थे? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल। ये सारे फैक्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 13 दिन के लिए कार्यभार संभाला, 13 डेज के लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया गया। एक बार तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, फिर उसके बाद में आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो यहीं लिख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। बातें तो बहुत है इनके बारे में बताने के लिए, पर क्या है ना कि देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैटिक का जो पोर्शन हम कर रहे हैं, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। अच्छा, इनकी पिछले सेशन में मैंने लिखी हुई बुक्स भी आपसे डिस्कस करी थी, तो वो लेक्चर भी जरूर देख लेना। लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा, 1965 में लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान की, और इनकी डेथ भी काफी कंट्रोवर्शियल थी जब इनका ताशकंद में डेथ हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान पे एक स्लोगन दिया था। वो स्लोगन पेपर में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी से याद रखना है। इनकी भी मृत्यु होती है, दोबारा से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं गुलजारी लाल नंदा,
फिर आती हैं 1966 में इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उनसे इतना इंपॉर्टेंट अभी जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं वो आपको कहां कहां से याद करने हैं। लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो थे मोरारजी देसाई। यहां लिख लीजिए, मोरारजी देसाई। टेंशन मत लेना, ये जितने लेक्चर्स हैं सबका पीडीएफ मैं आपको बाद में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखते हो तो अब मैं गारंटी देता हूं आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको नोट्स भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीजें इतने बढ़िया तरीके से यहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको दे दी जाती हैं कि चीजें अपने आप धीरे धीरे करके याद हो जाती है। मोरारजी देसाई की अगर मैं बात करूं तो मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, सॉरी बार बार मुंह से प्रेसिडेंट निकलता है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। इनकी उम्र क्या थी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो 81 ईयर्स, यानी कि ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर थे। और इनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो मिला ही मिला, भारत रत्न, और पाकिस्तान का भी इनको मिला था, निशान है पाकिस्तान। ठीक है, तो मोरारजी देसाई हो गए। उसके बाद आता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि चरण सिंह। चरण सिंह जो थे, चरण सिंह एक लौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह तक नहीं देखा, यानी कभी पार्लियामेंट के सेशन में बैठे ही नहीं। तो पार्लियामेंट के सेशन में नहीं हुई इनकी, चरण सिंह जो है कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट फेस नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस हैं स्टैटिक जीके के पार्ट से। ठीक है, चरण सिंह से आगे बढ़ते हैं। और किसके बारे में आपको याद रखना है, राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के बारे में आपको क्या बात याद रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं। आई होप आपको विजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछ सकते हैं। राजीव गांधी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जब इनकी उम्र मात्र 40 साल की थी तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 1984 में। उस वक्त प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, और कोई गद्दी पे बैठने वाला लग नहीं रहा था, तो इनको फिर गद्दी पे बिठाया। 1984 में ये इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहां पे मुझे लगता है स्पेस हो गया ज्यादा, यहां पे भी पूरा कवर्ड है, तो एक काम करता हूं, आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको, चलिए इसको इरेज ही कर देते हैं पूरा। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम कहां तक पहुंचे थे, राजीव गांधी तक। अब राजीव गांधी के बाद में आपको याद रखना है किससे, वीपी सिंह। वीपी सिंह से क्या सवाल आता है पेपर में, वीपी सिंह। वीपी सिंह से यह सवाल आता है कि ऐसे कौन से हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जो कि पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है ना, मैंने आपको पॉलिटी में बहुत अच्छे से बताया है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर, फर्स्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटने वाले, मतलब पास हो गया था इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इन्होंने प्रधानमंत्री की जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। ऑब्वियसली इनको जाना पड़ेगा, इनकी सरकार पे विश्वास नहीं रहा, तो वो थे वीपी सिंह जी। ठीक है, हो गया याद। अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खिंच गया। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आए थे कहां से, साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे पीवी नरसिम्हा राव, और पहले ऐसे साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, ये सारे जितने मैं अगर बोल रहा हूं ना, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे एग्जाम में, फिर आपको लगता है आउट ऑफ द ब्लू कहां से आ गए क्वेश्चन। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है आपके। तो पीवी नरसिम्हा राव आपको याद हो गए, जो कि आंध्र प्रदेश से थे और पहले साउथ इंडियन प्रेसिडेंट थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका एक तो फुल टर्म था और एक बार क्या हुआ था, इनका सबसे शॉर्टेस्ट टर्म रहा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले सबसे शॉर्टेस्ट टर्म किसका रहा, लॉन्गेस्ट तो पता लग गया जवाहरलाल नेहरू, शॉर्टेस्ट था अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 16 दिन का, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया इनके खिलाफ, और मात्र एक वोट से हारे थे, पर इनकी ईमानदारी इतनी थी कि इन्होंने गद्दी को तरीके से छोड़ दिया। 16 डेज का 1996 की बात हो रही है। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस बनती हैं पेपर में कि ऐसे कौन से पीएम है। देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर नोशन यही है कि लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, उसका जो नेता होगा उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। सिंपल सी बात है। पर कई बार ऐसा भी हुआ है, क्योंकि दोनों में से किसी हाउस से भी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है। तो 3 केसेस ऐसे आपको याद रखने हैं जब प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से थे। तो 3 ऐसे कौन से हैं, वो नाम आपको क्या क्या याद रखने हैं। राज्यसभा से कौन कौन थे? राज्यसभा, तो नंबर 1 पे आपको याद रखना है इंदिरा गांधी का जो पहला टर्म था। इंदिरा गांधी 3 बार इलेक्ट हुई हैं वो 1966 में। और एक आपको याद रखना है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा से थे 1996 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। एच.डी. देवगौड़ा के बाद में आपको याद रखना है मनमोहन सिंह का टेन्योर 2004 वाला, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है जी, तो ये फैक्ट्स थे इंपॉर्टेंट। राज्यसभा से अगर पूछ ले कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो कि राज्यसभा से बिलोंग करते थे, तीनों नाम आपके सामने हैं। तो 4 ऑप्शन देगा, एक आपको निकालना होगा कौन नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कि कौन से इसमें से हैं। अब जो चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नरेंद्र मोदी, वो देश के 14th प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी। और इनके बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है, एक लौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं ये अभी तक जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपल सा फैक्ट है, याद रहेगा। अभी जो लोकसभा चल रही है 2019 में जो इलेक्ट हुई थी, तो वो जो है 17th लोकसभा, नंबर पूछ सकता है आपसे पेपर में, 17th लोकसभा। तो हमारा काम होता है हर क्वेश्चन को इस तरीके से निचोड़ना, 360 डिग्री को उसको पूरा एनालिसिस करना कि एग्जामिनर चाहे भी तो हमसे कुछ ऐसा ना पूछ ले जो हमें ना आता हो। तो यही इन लेक्चर्स का मकसद है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर जरूर कर देना, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैटिक जीके का मतलब भाई डाटा ही होता है, तो मैं इसलिए आपको ऑर्गेनाइज वे में डाटा दे रहा हूं। Which Sikh Guru compiled the आदि ग्रंथ द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? अब ये जो किस सिख गुरु ने क्या किया था, ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपकी समस्या का समाधान दे देता हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सिखिज्म से मिल जाए तो क्या क्या जवाब देना। सबसे पहले पूछेगा कि टोटल कितने सिख गुरु थे, तो 10 सिख गुरु हैं। ठीक है, और 11वें गुरु ग्रंथ साहिब जी को बना के चले गए गुरु गोविंद सिंह जी। तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं, एक एक करके सारे लिखते हैं हम। चलिए, सबसे पहले सिख गुरु का नाम आपसे पूछता है तो वो थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, ठीक है। इनका जन्म 1469 में हुआ और इन्होंने ही सिखिज्म की नींव रखी, सिख रिलीजन की नींव रखी। और लंगर सेवा जो आप देखते हो आज की डेट में भी फॉलो होती है, इतनी सेवा करी जाती है गुरुद्वारों में, तो उसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही करी थी। अब बात आती है सेकंड सिख गुरु से आपको क्या याद रखना है। तो सेकंड नंबर पे जो थे वो थे गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव। अब इनसे क्या चीज याद रखनी है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि गुरमुखी स्क्रिप्ट किसने दी थी। जैसे हिंदी में देवनागरी होती है, वैसे पंजाबी स्क्रिप्ट को गुरमुखी स्क्रिप्ट कह देते हैं, गुरमुखी। तो गुरमुखी स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट करी थी, तो वो थे आपके गुरु अंगद देव जी, और ये सेकंड सिख गुरु थे। और जो नानक देव जी की जो टीचिंग्स थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने कंपाइल करा था। तो ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद एक चौथे नंबर के सिख गुरु आपको याद रखने हैं, फोर्थ सिख गुरु। फोर्थ कौन थे, तो वो थे गुरु रामदास। इनसे क्या फैक्ट पूछा जाता है आपसे एग्जामिनर, क्या फैक्ट पूछता है, तो गुरु रामदास जी जो थे इन्होंने कौन सा शहर बनाया, तो वो था अमृतसर। जो आज आप अमृतसर देखते हो, उनकी नींव गुरु रामदास जी ने डाली थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर की भी नींव डाली। जो अमृतसर शहर है वो उन्होंने बनवाया। साथ ही अमृतसर में जो गोल्डन टेंपल है, जिसे आप दरबार साहिब कहते हो, जिसे आप हरमिंदर साहिब कहते हो, तो उसकी नींव डाली इन्होंने।
और इसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू करवाई थी और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोशन मिले, प्रमोट करा जाए। तो उस टाइम एक मुस्लिम सूफी संत थे जिनका नाम था मियां मीर। क्या नाम था, यहां लिख देता हूं, मियां मीर। इनसे इस गुरुद्वारे का पहला कॉर्नर स्टोन यानी पहला पत्थर रखवाया गुरु रामदास जी ने। तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो फोर्थ गुरु रामदास जी ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी हरमिंदर साहिब की और अमृतसर शहर बनाया था। अब आ जाती है बात फिफ्थ सिख गुरु की, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होने वाला है। तो फिफ्थ सिख गुरु मैं आपके लिए लिख देता हूं, उनका नाम है गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी। अब इन्होंने क्या क्या किया था, एक तो इनका जो होली स्क्रिप्चर होता है सिखिज्म में उसे कहते हैं आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ को कंपाइल करा था किन्होंने, गुरु अर्जन देव जी ने, पहली बात। दूसरी चीज, हरमिंदर साहिब जो मैंने आपको बताया गोल्डन टेंपल, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी अर्जन देव जी ने कराई, ठीक है। और एक सवाल आपसे और पूछता है मिडिवियल हिस्ट्री से, ऐसे कौन सा मुगल एम्परर था जिसने गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट किया था यानी मारा था। तो वो था जहांगीर। जहांगीर जो मुगल बादशाह था उसने इनको मारने का फरमान दिया था, ऑर्डर दिया था। तो गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूशन जहांगीर ने किया था, यह बात याद रखनी है। सातवें सिख गुरु की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय। अब जहां से सवाल बनता है ना, मैं खाली वही आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। अगर मैं पूरा इतिहास बताने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से 70 क्लासेस भी कम पड़ेंगी। गुरु हर राय। अब गुरु हर राय से आपको याद रखना है, औरंगजेब की सबसे पहला दुश्मन था उसका भाई, ठीक है। कौन था, आपका जो दारा शिकोह था। दारा शिकोह को शेल्टर, दारा शिकोह को पनाह इन्होंने दी थी गुरु हर राय ने। और डायरेक्ट फिर ये कन्फ्रंटेशन हो गई थी कि औरंगजेब के दुश्मन हो गए थे गुरु हर राय जी, ठीक है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं नाइन्थ सिख गुरु। नाइन्थ सिख गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को मरवाया था। तो गुरु तेग बहादुर जी। क्या था ना, उस वक्त भी यही था कि कश्मीरी पंडितों को कन्वर्जन करवाया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा। तो बस उसके लिए ये खड़े हो गए, उनके कॉज के लिए इन्होंने अपनी जान तक दे दी। और औरंगजेब ने बहुत ही ब्रूटली, बहुत बुरे तरीके से इनको बीहेड करा था, इनका गर्दन को इनके धड़ से अलग कर दिया था। दिल्ली में अगर आपने सुना चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज, तो वहां पे जो है माना जाता है कि ये चीज करी थी औरंगजेब ने। तो वो गुरुद्वारा इसी के लिए है। नाइन्थ सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। और जो 10वें सिख गुरु थे तो उनके बारे में क्या सवाल बन सकता है, 10th सिख गुरु। ये सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो आपसे मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, पूछ सकता है। तो 10th सिख गुरु सबको पता है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी। जब गुरु तेग बहादुर जी को मारा गया तो इन्होंने इस चीज को देखा, 9 साल के थे तब ये, तो क्या इंपैक्ट पड़ा होगा इनके दिमाग पे। पर ये बहुत ही ब्रेव थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। किसकी, खालसा की स्थापना करी। खालसा की स्थापना किस ईयर में करी थी, 1699 में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना करी 1699 में। और ये जो गुरुशिप वाला ट्रेंड है, फिर ये आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को बना के चले गए, यानी जो आपकी आदि ग्रंथ है। और आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप देखते हो आसपास उसी के पूजा हो रही होती है। आई होप आपको ये सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ये कुछ एक फैक्ट्स हैं जो आपसे सिखिज्म से पूछ सकता है। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। Who among the following designed the famous structure of the Gateway of India? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। अब गेटवे ऑफ इंडिया ना प्रॉपर ब्रिटिश राज का प्रतीक है। क्यों, क्योंकि 1911 के अंदर किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी, ये दोनों इंडिया आए थे। और उसी वक्त दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में। ये जब मुंबई गए थे, बस उसी की याद में कि ये लोग आए थे, तो उसी की याद में अनाउंस किया बॉम्बे के गवर्नर ने कि एक हम बनाएंगे, इनकी याद में एक मेमोरियल बनाएंगे
यानी कि जो इनकी याद में हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि इन्होंने बनवाया फिर गेटवे ऑफ इंडिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर की बात करें, जो इनके आर्किटेक्ट थे वो थे जॉर्ज विटेट, और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना पूछ ले तो 1924 में कंप्लीट हो गई थी, तो ये बात याद रखनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मुझे दिख रहा है एडवर्ड लुटियंस। तो जो आप लुटियंस दिल्ली देखते हो, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट सरकारी बिल्डिंग्स है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, इंडिया गेट, तो उनकी स्थापना जो है उसके डिजाइनर था एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, इंडिया गेट एक स्मारक बनाया गया जो 70,000 सोल्जर्स मरे थे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इंडियंस कितने थे जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ते थे, तो उन्हीं की याद में बनाया गया इंडिया गेट। ठीक है, अमर जवान ज्योति आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे करें इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फाउंडर एंड द सोशल सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। संस्थापक और स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन की सही सुमेलित जोड़ी को पहचाने। अरे वाह, क्या हिंदी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और ये मैंने आपको शायद जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था इन्हीं लेक्चर्स में आपको मिलेगी। 50-55 कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं, ये शायद 56 या 57 लेक्चर होगा। तो प्लेलिस्ट आप देखना, आपका जनरल अवेयरनेस एक नंबर हो जाएगा। एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर करना। और जिन बच्चों ने साइंस पढ़नी है, जिनको साइंस, जैसे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके ये सारे सब्जेक्ट ले रहा हूं, जिनको साइंस पढ़नी है तो वो जाएंगे अभिषेक सर की प्लेलिस्ट में, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वहां आपको मिलेगी। जिनको रीजनिंग पढ़ रही है, रोहित सर की प्लेलिस्ट सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ा रखी है आपको। और इंग्लिश के लिए है कपिल सर, तो उनकी प्लेलिस्ट भी, ये 4 सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आप अपना कंप्लीट कोर्स यहां से रिवाइज कर सकते हो। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप एक बार जरूर देखना, आपके फायदे की चीज है। चलिए फिर आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अच्छा, अब आने वाले सेशन में मैं स्टैटिक जीके के साथ अब थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डालता जाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है जुलाई के अंदर। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि करंट अफेयर्स अगर आप यहां से भी देख लेते हो तो कंप्लीट आप बढ़िया लगा के आओगे, और स्टैटिक जीके तो साथ में चल ही रही है। अब यहां पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो शुरुआत हम करेंगे राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक बार एनालाइज करते हैं। हम शॉर्ट में पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था। ठीक है, ये पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, मतलब ये पहले ही सोशल रिफॉर्मिस्ट थे इंडिया में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं। यानी कि ये इंडियन जो भारतीय पुनर्जागरण थे उनके पिता कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, इंडियन रेनेसांस। जैसे यूरोप में रेनेसांस आया था ना 13वीं सेंचुरी में, वैसे ही फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इन्हें कह देते हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो सोशल रिफॉर्म्स की स्थापना शुरुआत इन्होंने ही करी थी। इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा पूछता है डायरेक्टली पेपर में, आत्मीय सभा कैलकाटा के अंदर बनाई 1815 के अंदर। ठीक है, ये इनका मानना यह था कि भगवान एक ही होते हैं, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, और एक भगवान में मानने को कहते हैं मोनोथिज्म। तो इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी, वो किताब का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां मैंने आपके लिए लिख दिया, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अब ये जो आत्मीय सभा थी 1815 में जिसकी इन्होंने स्थापना करी, इसका नाम आगे जाके पड़ गया ब्रह्मो सभा और फिर ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी पूछ ले तो आंसर आपके सामने है, राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज की या ब्रह्मो सभा की स्थापना 1828 में ब्रह्मो समाज बन गया था। और इन्होंने सती प्रथा के लिए भी बहुत आवाज उठाई थी। इन्होंने, इनकी एक मैगजीन, एक जर्नल आता था जिसका नाम था सबद, यहां मैं लिख देता हूं यहां पे, सबद कौमुदी। तो ये आपसे पूछ सकता है, ये जो पत्रिका थी इसमें इन्होंने सती सिस्टम के खिलाफ काफी कुछ बोला, और उसी टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इसके लिए स्टेप्स लिए थे और सती प्रथा में बैन हो गया था 1828-29 में। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल और बिल्कुल याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद सरस्वती से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है दयानंद सरस्वती जी का असली नाम क्या था, तो उनका नाम था मूलशंकरा। मूलशंकरा, ठीक है। इनका मेन जोर इस पे था हिंदू धर्म और
वेदों के ऊपर। तो इसलिए इन्होंने एक स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदा, सब कुछ वेदों के अंदर ही है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। कहां करी थी? बॉम्बे में। आर्य समाज की स्थापना करी इन्होंने बॉम्बे में। ठीक है, हर क्वेश्चन पे टाइम देना जरूरी है। ये नहीं मैं आपको 50-100 क्वेश्चन कराता रहा हूं, सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताता रहा हूं, ए है, बी है, सी है। उससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? आपका फायदा तब है जब आप एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ो। उसका माइंडसेट अगर एक क्वेश्चन है तो इसका मतलब है उससे रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे आने वाले पेपरों में। इसी तरीके से रिवीजन करी जाती है। ठीक है ना? तो चलिए, मूलाशंकरा 1875, आर्य समाज बॉम्बे। इनसे रिलेटेड अगर आपसे पूछ ले इन्होंने क्या लिखा है, तो इनकी बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सत्यार्थ प्रकाश। एक इन्होंने वेद भाष्य भूमिका भी लिखी थी, तो वो भी याद रख सकते हो। दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको बता दिया। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने बनाया होगा, पर ऐसा नहीं है। पर रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, यानी स्वामी विवेकानंद जो जी थे उनके गुरु थे आपके रामकृष्ण परमहंस। अब स्वामी विवेकानंद से क्या क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मैं अभी आपको लिखवा देता हूं। यहां भी जगह पूरी हो गई है, वैसे ही क्वेश्चन इतना बड़ा था, तो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लैरिटी से दिखे। अगर हैंडराइटिंग समझ में आ जाए भाई तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, नहीं तो आप अपने नोट्स तो आई होप बना ही रहे होंगे, आगे पीडीएफ भी दे दूंगा। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में। ठीक है, 1863, और दिन कौन सा था? 12 जनवरी। अब 12 जनवरी में स्पेसिफिकली इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे। ठीक है, अब नेशनल यूथ डे से क्वेश्चन और बन सकता है कि अभी 2023 में इसका क्या थीम रहा, तो थीम मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं 2023 का, विकसित युवा तो विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। और जैसे कि नेशनल यूथ डे होता है वैसे ही इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, वो भी 12 तारीख को होता है, पर 12 अगस्त को होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताता रहता हूं। ठीक है जी, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये बात है। दूसरी चीज, इनके गुरु थे, तो इन्होंने ही स्थापना करी थी रामकृष्ण मिशन की। हमें करेक्ट पेयर बताना था, तो ये है आपका आंसर। रामकृष्ण परमहंस जी के लिए, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने करी थी। और कौन से ईयर में करी थी? 1897 में। ये ईयर भी याद रखना। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की फिलॉसफी को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। 1893 के अंदर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कब गए थे? शिकागो। तो शिकागो के अंदर वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनकी रिलीजियस पार्लियामेंट होनी थी। हर कंट्री के वहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इंडिया की तरफ से गए थे आपके स्वामी विवेकानंद जी, और वहां पे उन्होंने आइकॉनिक स्पीच की शुरुआत करी थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से। इनकी जो मृत्यु है काफी जल्दी हो गई थी, 39 साल इनकी उम्र थी, 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस एक आधा क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में इसी तरीके से लेक्चर्स आते हैं। रोज हम कुछ ना कुछ हिस्सा कवर करते हैं। एग्जाम आपके सर पे है, सब सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है। और जीके ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, बेहतर तरीका यही होगा रोज आप एक प्रोग्राम पकड़ो इसी तरीके का। आपको यहां से अच्छा रिवीजन मिल रहा है, बिल्कुल आप रिवीजन कीजिए, रोज चीजें अपने दिमाग में डालिए, पर आप एक साथ बैठ के करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। रोज आपको चीजें कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहना है, सीखते रहना है। जीके की मैं बात कर रहा हूं। Which among the following does not lie in the ट्रांस हिमालयन रेंज? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब ये ट्रांस हिमालयन रेंज क्या है, तो शॉर्ट में आपको समझाऊं, नहीं तो ज्योग्राफी की इनसाइड में घुसूंगा, काफी बड़ा हो जाएगा। दो प्लेटें हैं, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी देखी है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है आपने पढ़ा होगा कि वो आपस में कोलाइड करती है। तो एक है ऊपर यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और नीचे थी पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे गोंडवाना लैंड भी कहते थे, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इंडिया वहां से अलग होके यूरेशियन प्लेट में जाके जब कोलाइड करा
कई साल पहले। तो जैसे ही वो कोलाइड करा तो उस कोलिजन की वजह से हिमालय के पर्वत खड़े हो गए। ठीक है, अब हिमालय के पर्वत जो है उसी के अंदर पूछ रहे ट्रांस हिमालयन रेंज कौन सी होती है। आज भी कहते हैं कि भैया ये जो प्लेट है और अंदर की तरफ धंसती जा रही है, जिस वजह से हर साल थोड़ी थोड़ी हाइट हिमालयस की बढ़ जाती है, पर वही वेदरिंग फैक्टर्स की वजह से वो हाइट उतनी की उतनी रहती है, क्योंकि डिक्रीज भी होती रहती है, थोड़ा बहुत फर्क आता होगा। चलिए, तो अब जैसे ही हिमालयस बने, बीच में इनके कौन सा सागर था, कौन सा सी था, तो टेथिस सी था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, टेथिस सी। उसी के सिल्ट और सेडिमेंट से इकट्ठे हो के पहाड़ ये वाले बन गए। हिमालय की जो बड़ी बड़ी पहाड़ आप देखते हैं, हिमालयन रेंज की कुल मिला के लेंथ 2500 किलोमीटर की है। जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये रेंजेस जाती हैं। और ये रेंज जो भी है ना, देखिए 500 किलोमीटर की चौड़ाई आपको इसकी वेस्ट साइड में मिल जाएगी और 200 किलोमीटर तक ईस्ट साइड पे। ऐसा क्यों? क्योंकि दबाव जो है ना वो ईस्ट की तरफ ज्यादा था, जो ईस्टर्न हिस्सा ना भारत का, उस तरफ ज्यादा दबाव था, इसलिए ज्यादा ऊंचे पहाड़ भी आपको वहां मिलेंगे। जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ज्यादा ही तो ऊंचे पहाड़ बनेंगे ना। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है वहां पे। अब ये जो रेंज है हिमालयन रेंज, इसको आप 3 भागों में बांट सकते हो। पहली जो आती है सबसे ऊपर वो है ग्रेट हिमालयस, या इसको इनर हिमालयस भी कह देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। सेकंड पे आ गए आपके लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस। और जो लास्ट पे आते हैं आपके वो है आउटर या शिवालिक, आउटर और शिवालिक हिमालयस। शिवालिक इसे कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है, आउटर हिमालयस या शिवालिक हिमालयस। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो इसलिए जो ग्रेट और इनर हिमालयस है उनकी लेंथ, उनकी जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। अब मेन बात आती है ट्रांस हिमालयस क्या है। मैं आपको ट्रांस हिमालयस समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूं। जो ग्रेट हिमालयस से ऊपर की जो रेंजेस हैं, ठीक है, उनको कहते हैं ट्रांस हिमालयस। ऐसे आपको समझ में आएगा। ये है भारत का नक्शा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है तो बता देना, अगली बार और बढ़िया मैप से बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये है आपकी हिमालयन रेंज। अब अगर आप पढ़ पा रहे हो यहां पे, तो ए बी सी डी यहां पे मार्क है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये जो ई एफ और जी है, ई एफ और जी क्या है? ई एफ और जी ये है ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। अब जो ई है यानी जो आपका ग्रेटर हिमालयस है, इसके जो ऊपर 4 रेंजेस पड़ रही हैं उन्हीं को कह देते हैं ट्रांस हिमालयस। और ये जो ट्रांस हिमालयस है इसको आपने इसी बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे ऊपर है कराकोरम रेंज, ये वाली, उसके नीचे है लद्दाख रेंज, ये वाली, फिर है जस्कर हिमालयस, ये वाली, और फिर जो तिब्बत प्लेट्यू के वहां पे है कैलाश रेंज, मानसरोवर के पास, जहां से आपकी कई सारी नदियां, इंडस ले लो, सतलुज ले लो, ब्रह्मपुत्रा ले लो, सब यहीं से निकल रही हैं। तो ये जो 4 हैं इसको ऐसे का ऐसा याद रखना है, कराकोरम, लद्दाख, जंस्कर और कैलाश। और ये जो लद्दाख और जंस्कर हैं यानी बी और सी, इसी के बीच में से जाती है आपकी इंडस रिवर, जो निकलती है मानसरोवर से, है ना। बताया था ना ग्लेशियर, मापचा चुंगला ग्लेशियर, तो कैलाश से निकलती है इंडस, और इन 2 नदियों के, इन 2 पहाड़ों के रेंजेस के बीच में से कराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश। ऑप्शन देखते हैं कौन सी नहीं है। कराकोरम है, जंस्कर है, लद्दाख है, पीर पंजाल नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयस। पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश के अंदर और थोड़ा बहुत जम्मू के अंदर है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज पे याद कराया था आपको, अटल टनल वहां पे है, जवाहर टनल वहां पे है, पासेस वगैरह बताए थे। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए अभी इतना रखते हैं, कल दोबारा से मैं आपके लिए इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस लाऊंगा, अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसी तरीके से। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा इसको शेयर जरूर करना, और 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। अभिनंदन बैच है हमारा, 79 दिनों का हमारा ये टारगेट है कि आपको हम कंप्लीट सिलेबस करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। ये आपकी पूरी फैकल्टी है, मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है। रेगुलर शाम को 6 बजे लेक्चर अपलोड हो जाता है। ये है आपके साइंस वाले सर, अभिषेक सर, आपको साइंस ये कवर करवा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिलेगी। इंग्लिश वाले सर बेहतरीन तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, एक बार इनसे पढ़ लेते हो। और रोहित सर तो हैं ही रीजनिंग के जादूगर, आप एक बार इनके लेक्चर्स लेके देखना, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। और हमारा मेन एम ये है कि अभी आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराना, तो आपका टाइम जो है हमारे लिए भी बहुत कीमती है, आपके लिए ज्यादा कीमती है।
सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो फिर से कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।